दी ग्रीन फाउंडेशन संस्था के संचालक एवं मार्गदर्शक अरविंद सिंह के द्वारा पटना के जगदेव पथ स्थित ग्रीन ट्री रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता की गई। श्री अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि ग्रीन फाउंडेशन एक मातृत्व संस्था है जिसकी विभिन्न इकाई हैं। सामाजिक विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति एवं मानवाधिकार इसके मुख्य उद्देश्य में है। सभी क्षेत्रों में संस्था की सभी इकाइयों अपना ईमानदार प्रयास एवं श्रम देकर अमिट छाप समाज को देते हैं। इसके पूर्व विगत में कई वर्षों से झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं उड़ीसा के कई ग्रामीण क्षेत्रों में दी ग्रीन फाउंडेशन ने सफलतापूर्वक कार्यक्रम चलाया है। अब हमारी संस्था बिहार के ग्रामीण तथा शहरी, विशेषकर स्लम बस्तियों में कार्य करेगी। हमारा इरादा बदलाव लाना है जो हमारी पहचान भी है। इसलिए अगर 2 सालों का 2.5 साल का रिकॉर्ड देखें तो हमने झारखंड प्रदेश को सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर रखा हुआ था। वहाँ हमने जिला प्रशासन रांची, जिला प्रशासन बोकारो, नीति आयोग भारत सरकार, यूनिसेफ जो इंटरनेशनल संस्था है उनके साथ और WHO के साथ मिलकर के हमने एक अग्रणी भूमिका वहाँ अदा की है। कुछ प्रोग्राम्स में तो हमारी जो संस्था है ना सर्वप्रथम रही है। जिला प्रशासन का एक कार्यक्रम था सुरक्षित दादा दादी नाना नानी प्रोग्राम, जिसमें कि हम वहाँ पे हमने एक अग्रणी भूमिका निभाई है। दूसरा उनका एक समाज कल्याण का बूढ़ों और बच्चों के लिए एक प्रोग्राम था, जिसमें हमने वहाँ के DC के माध्यम से हमने वहाँ एक प्रोग्राम्स को कॉल सेंटर को लॉन्च करवाया था एक्साइसेस के माध्यम से। इसी प्रकार हमने बहुत सारे कार्य आपदा प्रबंधन को लेकर के किए हैं। ये जो ग्रीन फाउंडेशन है या ना बहुत सारे चीज़ों को तो हम कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने कुछ वैसी चीज़ें को कवर किया है जहाँ तक मेरी क्षमता गई है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, हमारा एक है फेट करता क्या है कि जो विलुप्त हो रही कला और संस्कृति है उसको हम अपने प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वैसे लोगों को फाइंड आउट करते हैं जो विलुप्त हो रही कला और संस्कृति को उन्होंने संजो कर रखा है, उसको वो अपने प्लेटफॉर्म पे ला करके हम उजागर करेंगे, किसी प्रकार की कला और संस्कृति है। दूसरा हमारा एक यूनिट है, यहाँ लिखा हुआ होप रेस्क्यू। होप रेस्क्यू हमारा यूनिट ऐसा है वो जो सिर्फ और सिर्फ आपदा प्रबंधन और पेंडेमिक जैसे सिचुएशंस में काम करता है। आपदा प्रबंधन में कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे हिमाचल में बाढ़ आया हुआ था, परसों कल हमारी टीम वहाँ गई है और वहाँ पे लोगों से हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करवाया है। चूँकि आपदा प्रबंधन में पिछले 1.5 साल 2 साल से तो पेंडेमिक ही चल रहा है और इसमें हमने अग्रणी भूमिका भी निभाई है। हमने बहुत सारे संसाधनों को, जो इनके पास पर्याप्त संसाधन थे और जो संसाधनों के अभाव में थे, उन दोनों को मर्ज करने का काम किया है। तीसरा हमारा ये है वाउ फाउंडेशन, वुमेन एंड वेव्स करके है। इस पे हम औरतों के सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट पर काम करते हैं। इसमें हमारे बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो औरतों के रोजगार के लिए, औरतों के आत्मसम्मान के लिए और उनकी गरिमा को बचाए रखने के लिए यह हमारा यूनिट उनके लिए काम करता है। इसके पीछे हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है द इनसाइट फाउंडेशन। इनसाइट फाउंडेशन जो है वो हम एजुकेशन पर काम करते हैं। एजुकेशन में बेसिक हमारा जो मोटो है वो नैतिक मूल्यों पर है। अभी आप देखेंगे कि अभी जो शिक्षा में है नैतिक मूल्यों की बहुत ज़्यादा गिरावट है। कोई भी आदमी उच्च शिक्षा तो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कोई नैतिक मूल्यों पर बात नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं कि जो भारत अपनी संस्कृति का धरोहर रहा है, हमारे पास हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ही समृद्ध है। जितनी सारी हमारी संस्कृति हो गई हैं, हड़प्पा से लेकर के, मिस्र से लेकर के, भारत की जितनी संस्कृतियाँ हैं, विश्व की जितनी संस्कृतियाँ हैं, उसमें हमारी जो संस्कृति सबसे समृद्ध है। इसका कारण क्या है कि हम हमेशा से नैतिक मूल्यों पर काम करते आए हैं। पिछले 200-250 सालों में देखिएगा, इतिहास देखिएगा तो लोग नैतिक मूल्यों पर बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ व्यावसायिक मूल्यों पर बात करते हैं। शिक्षा भी व्यावसायीकरण हो चुका है। इसी संदर्भ में हमारी जो संस्था है ना, नैतिक मूल्यों को आगे करने के लिए हमने एक छोटी सी पहल की है। तीसरा हमारा छठा संस्था है स्टर्न फर्म फाउंडेशन। इसमें ना ये हमारा यूनिट ह्यूमन राइट्स पर काम करता है। ह्यूमन राइट्स पर, जैसे कि जो भी हमारा मनुष्य के संसाधनों के विकास में जो भी अवरोध पैदा होता है, इस पर हम काम करते हैं। इसी के तत्वाधान में हमने एक पॉस्को एक्ट, आपने नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर में पिछली बार जो स्टार्ट हुआ था उसमें अमेंडमेंट हुआ था। इसी पर हम हाई कोर्ट में एक PIL भी फाइल करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, इसी पार्टनर। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में से संबंध है और बनारस में ये सिविल कोर्ट में प्रैक्टिशनर भी हैं। ये फाइट कर रहे हैं, PIL कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारे स्टर्न फर्म फाउंडेशन के तत्वाधान में, जो पॉस्को से लेकर के PIL करेगा। अब झारखंड को ही क्यों चुना?
अच्छा, झारखंड को देखिए, हर व्यक्ति अपने पहले जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा समृद्ध होता है वहीं पर कम, क्योंकि देखिए मुझे कोई सरकारी फंड नहीं है, मेरा अपना खुद का लगाया हुआ फंड है, तो वहाँ पर मैं शुरू से वहीं था। मैंने और भी जगह भी रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मेरे यहाँ पे कम संसाधन में मैं ज़्यादा रीच कर पाऊँगा। बिहार मेरा जन्म राज्य रहा है। मैं सिवान जिले का रहने वाला हूँ और बिहार में मेरी व्यावसायिकता है। जहाँ खड़े हैं ये अपना ही है, मैं इसका ऑनर हूँ। तो और यहाँ भी मेरी बहुत सारे व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं, इसी कारण से मैंने बिहार चूज किया। सिमिल्टेनियसली बनारस में भी हम यही काम कर रहे हैं, क्योंकि बनारस में भी मैं व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं मेरी। इसी कारण से मैं जहाँ जहाँ मेरा प्रेजेंस है वहाँ मैं समाज के लिए अपने आप को तत्पर कर रहा हूँ। बिहार में क्या लगता है किस चीज़ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? मैंने तो बताया ना आपको, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो नैतिक मूल्यों पर ही सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ क्या, अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, अभी जैसे आप बाढ़ की बात करेंगे, ये हर साल बाढ़ होती है। अभी तक पिछले जितने आप इस बात को सोचते सोचते हम लोग का विषय से ये पीढ़ी भी गुजर जाएगी, पिछले जाने कितनी पीढ़ियाँ गुजरी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मैं सिर्फ सरकार से अपने कुछ सुझाव हमारे पास हैं, जो हम आने वाले समय में सरकार को हम सुझाव देंगे कि हाँ, आने वाले कुछ समय में हम बाढ़ के प्रभावित कैसे लोगों को कैसे वहाँ रोजगारोन्मुख बना सकते हैं, लोगों को कैसे समृद्ध कर सकते हैं। क्योंकि बाढ़ को तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन बाढ़ से होने वाले नुकसान को तो रोका जा सकता है। गवर्नमेंट लेवल या ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे नैतिक मूल्य नहीं है बिहार के, ये मानते हैं? ये इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि नैतिक मूल्यों की ज़रूरत है क्या? नैतिक मूल्य, मैं शिक्षा बात कर रहा हूँ। मैं शिक्षा में नैतिक मूल्यों के बारे में इस पर्टिकुलर पाठ्यक्रम को लेकर के मैं इनिशिएट करने का एक सरकार को एक सुझाव दूंगा। शिक्षा का भी क्षेत्र बहुत बड़ा मामला जी, तो इस पे कैसे क्या? देखिए, मैंने अब कहा ना कि शिक्षा अभी तो शिक्षा व्यवसायीकरण है पूरे विश्व के परिदृश्य में देखें तो आप खुद में सोचिए कि आज के डेट में सबसे महंगी चीज़ क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, देखिए आज भी देखा जाए, मैं आपको सही बताऊं, सरकार के पास ना संपूर्ण संसाधन है। किस सरकार के पास संसाधन नहीं है? वो सबसे पहले, किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य ही रहती है। सरकार ने उसका यूज़ भी किया है। कमियां हमारे अंदर हैं, हम अपने बच्चों को कभी सरकारी स्कूल में नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? हम पहले से पूर्वाग्रह से आश्रित होते हैं कि नहीं यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे शिक्षा नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक बार भेज करके देखें। तो जाहिर के पेपर में अभी बात कर रहे हैं कि पेपर भेज के देखें कि शिक्षा मिलती है, ठीक है, इसको कैसे सुधारा जाएगा शिक्षा? देखिए, अगर आप भेजेंगे तो आपको मैं आपसे ये कहूँ सर कि आप मुझे एग्जैक्ट कमियों के बारे में बताएं। आप कहेंगे कि आप जो कमियां बताएंगे या तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगी, या जो आप किसी और के माध्यम से आपने जो एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से। मैं पूछूंगा कि आपके पास पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, तो आप निरुत्तर रहेंगे। बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य देगा तो काफी। सर, मैं बिहार की बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम की बातें मैं कर रहा हूँ। मेरा सवाल भीड़ में शामिल हो जाएंगे, अपने आप को अलग कैसे करें? आप ऐसे कितने लोगों से मिले जो नैतिक मूल्यों पे और एथिकल और मोरल वैल्यूज पे बात करते हैं? शायद बहुत कम, मैं उनमें से एक हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक पांडे है। मैं जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी में अधिवक्ता हूँ और स्टैंड फर्म फाउंडेशन एक इकाई है द ग्रीन फाउंडेशन की, जो मैं उसका जितना भी लीगल व्यू पॉइंट है मैं उसको कंसर्न अथॉरिटी या जुरिसडिक्शनल अथॉरिटी के सामने रखने का मेरे ऊपर दायित्व सौंपा गया। अब हाल फिलहाल में एक पॉक्सो एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें ये बात अमल में लाई गई है कि 376 AB ऐसे करके जो भी ऑफेंसेस है या जो भी सेक्शन के मैटर हैं, उसमें जो चार्जशीट दायर करने का समय अवधि है उसको 1 माह किया गया। और अगर कानूनी प्रावधानों की बात करें हम, तो कानूनी प्रावधान ये कहते हैं, अगर दंड प्रक्रिया संहिता की बात करें, कि 60 दिन और 90 दिन ये दो ये टाइमलाइन दी गई है कि इसमें कुछ धाराओं में अगर मुकदमे पंजीकृत होते हैं तो इस टाइम फ्रेम में विवेचक को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर देना चाहिए। अगर वो दाखिल नहीं कर पाता है, उस सूरत में जो अभियुक्त है उसको डिफ़ॉल्ट बेल का राइट है। उसको उस समय अगर उस टाइमलाइन में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल नहीं हुआ तो वो डिफ़ॉल्ट बेल फाइल कर सकता है और उसको उस बेल पे छोड़ दिया जाएगा, बेल बॉन्ड फर्निश करने पर। न्यायालय में 1 महीने के लिए पॉक्सो एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, लेकिन डिफ़ॉल्ट बेल के प्रोविज़न को अमेंड नहीं किया गया। इस पे हम जनहित याचिका एक फाइल कर रहे हैं
कि आप इलीगल डिटेंशन में किसी को कैसे रख सकते हैं। इस बात को हम अपनी जनहित याचिका के थ्रू माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सामने रखने जा रहे हैं और उम्मीद है कि न्यायालय हमारी बात को सुन के उसका संज्ञान लेगी और इस पर कार्रवाई को आगे करेगी।